हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले कक्षा 10 की प्रश्नावली पहली वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले आपको कुछ संख्या और होती है, उनकी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने उन संख्या को यहाँ पे लिख लिया है ताकि टाइम की बचत हो जाए, कम समय में आपको ज्यादा बताया जाए। तो वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। और वास्तविक संख्या को जानने से पहले कुछ संख्या और होती है जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया। तो एक नंबर पे संख्या आती है, वो होती है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को प्राकृत संख्या भी बोलते हैं और प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। और प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे अगर जो बात करें अपन प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से प्रदर्शित करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्राकृतिक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और प्राकृतिक संख्या की परिभाषा क्या होती है? तो वे संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक होती है। अनंत का क्या मतलब होता है? जिसका कोई अंत ना हो। तो वे संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक होती है उससे अपन बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। एग्जाम्पल की बात करें, 1 2 3 4 5 और यहां से लेकर कहां तक है? अनंत तक। मतलब एक से शुरू होकर कहां तक चले? अनंत तक। उसे अपन क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। उसके बाद में 2 नंबर आती है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। वे संख्या जो 0 से शुरू होकर कहां तक चले? अनंत तक होती है, उससे अपन क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे कहां तक जाए? अनंत तक जाए। यानी 0 से कहां तक हो? अनंत तक हो, उससे अपन क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब 3 नंबर पे आती है पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से। और पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर नंबर। ठीक है। और वह संख्या जिसमें ऋणात्मक अंक व धनात्मक अंक व जीरो भी शामिल होता है उसे अपन पूर्णांक संख्या कहते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये अपने पास में कौन संख्या है? ये अपने पास में है धनात्मक संख्या। कौन संख्या है? धनात्मक। और ये अपने पास में कौन संख्या है? ये अपने पास में है ऋणात्मक संख्या। कौन सी है? ऋणात्मक संख्या। अब आप कहोगे तो जीरो क्या है? जीरो पे ना तो प्लस का चार्ज होता है और ना ही माइनस का। जीरो अपने आप में मस्त मगन है एकदम। ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें परिमेय संख्या की, तो परिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। वे संख्या इनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q बराबर में क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। और अक्षेप कितना होना चाहिए? P और Q का वो कितना होना चाहिए? एक। उसे अपन क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, 3 बटा 2 5 बटा 7 22 बटा 7 0 बटा 2 माइनस के 2 बटा 3 माइनस के 0 बटा 4। अब इस परिमेय संख्या मैंने कुछ बातें लिखी है, साइड को आपको समझ में नहीं तो मास में अलग से लिखता हूं। जैसे मैंने सबसे पहले क्या लिखा कि Q बराबर में क्या नहीं होना चाहिए भाई? जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैंने क्या लिखी है कि जो अक्षेप है P और Q का वो कितना होना चाहिए? 1। अगर इन दो शर्तों का कोई संख्या पालन कर रही है, ठीक है, तो वो अपने पास में क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। प्लस में वो क्या होनी चाहिए? P बटा Q, यानी कि बट्टे के रूप में भी लिखी होनी चाहिए। तो मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले। तो सबसे पहले कंडीशन है वो P बटा Q के रूप की होनी चाहिए। जैसे बात करें अपन कि 2 बटा में 3 ये परिमेय संख्या है क्या? तो परिमेय संख्या होने के लिए आ दो शर्तों का पालन करना पड़ेगा। पहली शर्त क्या है कि Q बराबर में क्या नहीं होना चाहिए? 0। दूसरी शर्त क्या है कि जो अक्षेप है वो कितना होना चाहिए? 1। तो सबसे पहले मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि अक्षेप का क्या मतलब होता है। अक्षेप को अंग्रेजी में इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। तो अक्षेप जैसे मैं यहाँ पे दो संख्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक तो लिख रहा हूँ 5 और एक लिख रहा हूँ 10। अब आपको पूछ लेते हैं इसका अक्षेप क्या है, वो आपको क्या करना है? बताना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 5 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 5 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 5 ही होता है। 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 10 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुना में 5। ठीक है। अब इसमें जो कॉमन निकलता है वही अपने पास में क्या होता है? अक्षेप होता है। तो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है? 5 इसके अंदर भी है और 5 इसके अंदर भी है। तो इसका मतलब इसमें 5 की अक्षेप कितना हो गया? 5। और अपने पता है कि जिसमें अक्षेप कितना हो
5 हो वह संख्या क्या नहीं होती, परिमेय संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अपने पास में 5/10 कोई संख्या, तो ये अपने पास में क्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, काट के क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। तो 1 पंजो पंजो 2 पंजा 10, यानी ये क्या होगी 1/2। अब 1/2 का HCF क्या होता है, 1 का अभाज्य गुणनफल कितना होगा 1, 2 का अभाज्य गुणनफल कितना होगा 2। अब इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा। अब आप मेरे को एक बात दो, मैं इसके साथ 1 से गुना कर सकता हूं, हाँ, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो 1 एकम 1 वापस 1 आता है। अब 2 को भी 1 से गुना कर सकते हैं क्या, हाँ, क्योंकि 2 को 1 से गुना करेंगे तो वापस क्या आएगा 2। अब बताओ इसके अंदर कॉमन क्या है आपके पास में 1, यानी अब HCF क्या आ गया, अब अपने पास में HCF क्या आ गया 1, और HCF 1 आते हैं मतलब वो कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी परिमेय संख्या होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, HCF 1 रखना पड़ेगा, और Q बराबर में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल की बात करें, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2/0, बताओ ये परिमेय संख्या है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि Q की जगह क्या आ गया 0। इसका मतलब होता है, एक तो ऐसे होता है कि Q बराबर में 0, ये इसका मतलब है Q की जगह में क्या रखना है, 0 रखना है। अब जैसे मैंने ऐसे एक तिरछी लीक और घास, इसका मतलब हो गया Q बराबर में क्या नहीं रखना है, 0 नहीं रखना है। बात समझ में आ गई ना। तो इस प्रकार इन संख्याओं को आप समझ गए हो, तो इसको अपन बोलते हैं परिमेय संख्या। उसके बाद में आती है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, वे संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, वे संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसको अपन क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इररेशनल नंबर। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे Q और ऊपर घात में होते हैं C, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो Q और ऊपर घात में हो जाती है C, इससे इसको अपन क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एग्जांपल की बात जैसे Q क्या हो गया पाई, उसके बाद में 2/0, उसके बाद में क्या होगा रूट वाले जितनी भी संख्या होती है। अब एक चीज आपके दिमाग में छोटी सी आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, मैंने आपको लिखा है एक तो अपने पास में पाई और एक अपने पास में 22/7। अब आपको पता है कि पाई का मान कितना होता है 22/7, भाई पाई का मान कितना होता है 22/7। अब ये दोनों बराबर कैसे हैं भाई, सोचो आप कि ये तो परिमेय संख्या है और ये अपने पास में क्या है अपरिमेय संख्या, और बीच में चिन्ह किसका है बराबर का। अब कायदे से दोनों एक ही तो है भाई, बराबर का चिन्ह हो गया इसका मतलब दोनों एक ही हुए। तो ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ वैज्ञानिक होते उन्होंने क्या सोचा कि पाई आ गया अपने पास में क्या आ गया पाई, और पाई का मान कितना होता है 22/7। ये तो है अपरिमेय संख्या और ये अपने पास में क्या है परिमेय संख्या, कायदे से दोनों बराबर है। तो उन लोगों ने क्या किया, इस पाई को हल करने के लिए इसका जो मान है वो लगभग क्या कर दिया 22/7। एक्चुअल में पाई का मान 22/7 नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया माना गया, लगभग माना गया कि पाई का मान कितना होता है 22/7। यहां तक हमने इतनी संख्या पढ़ ली। अब आगे पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, पढ़ेंगे क्या नंबर वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या, यानी कि परिमेय संख्या को मिला देते हैं, उसके बाद में अपरिमेय संख्या को मिला देते हैं, और उसके बाद में जो संख्या बनती है उसको अपन बोलते हैं वास्तविक संख्या। और आपको पता है कि वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। अब जो वास्तविक संख्या होती है वे अपने पास में दो प्रकार की होती है। नंबर 1 पे आती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और नंबर 2 पे आती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले अपन कौन सी पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब इसको पढ़ने से पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि ये प्रमेयिका का क्या मतलब है, इस प्रमेयिका का क्या मतलब है। तो इस प्रमेयिका का मतलब होता है कि यह एक सिद्ध किया गया कथन है जो दूसरों को सिद्ध करने में सहायता प्रदान करता है। भाई सहायता किस प्रकार प्रदान करता है, ये नाम आपने दोनों ही पहली बार सुने, तो सिर्फ ध्यान समझना, एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसको समझने से पहले आपको इसको समझना पड़ेगा प्रमेय का क्या मतलब होता है। तो प्रमेय का आपको मतलब समझ में आ गया होगा क्या होता है कि यह एक सिद्ध किया गया कथन है जो दूसरों को सिद्ध करने में क्या करता है सहायता प्रदान करता है। किस प्रकार सहायता प्रदान करता है, अभी देखो आप ध्यान से, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 19/3, 19/3 यानी कि 3 का भाग देना है 19 में, तो भाग देते हैं यहाँ पे। अब ये क्यों दे रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। और ये चीज समझने से पहले आप छोटी सी एक बात और समझो, कौन सी बात, कि आप ये बताओ कि अपने पास में ये जो भाग का निशान होता है यहाँ पे, ठीक है, ये अंदर वाला अपने पास में क्या होता है भाज्य होता है। क्या होता है भाज्य, इसको आपको ध्यान रखना है। ये अपने पास में होता है भाजक, क्या होता है भाजक। ऊपर वाला होता है भागफल, क्या होता है भागफल।
और ये जो नीचे बच जाता है ये अपने पास में होता है शेषफल। ठीक है, उसके बाद में इसको प्रदर्शित किससे करते हैं भाई, भाज्य को किससे लिखते हैं, भाज्य को लिखते हैं ए से, भाज्य को किससे लिखते हैं बी से, और भागफल को किससे लिखते हैं क्यू से, और शेषफल को किससे लिखते हैं आर से लिखते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे भाग दे रहा हूँ, देखो सारे ध्यान से कि 6 3 कितना हो गया 18, पीछे कितना बचा 1। ठीक है, इसको यहाँ से ऊपर क्या ऊपर 19 में से 18 क्या करेंगे माइनस, तो पीछे कितना बचेगा 1। तो अपने को पता है कि ये 1 अपने पास में क्या हो गया शेषफल, क्या हो गया शेषफल, और ये 19 अपने पास में क्या है भाज्य, क्या है भाज्य, और उसके बाद में 3 अपने पास में क्या है भाजक है। ठीक है, और भागफल कितना है अपने पास में, भागफल अपने पास में हो गया 6, तो 6 अपने पास में क्या है भागफल। यहां से अपने एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि जो भाजक होता है, भाजक यानी बी, भाज्य यानी ए, भागफल यानी क्यू, और शेषफल यानी आर। तो बी, बी यानी भाजक, जो बी होता है वो हमेशा बड़ा होता है किससे आर से, क्योंकि अगर ये बड़ा होगा तो वापिस 3 का भाग देके इसको छोटा कर सकते हैं ना। हाँ, तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो भाजक होता है वो हमेशा छोटा होता है, बड़ा होता है किससे शेषफल से, जो भाजक होता है वो हमेशा बड़ा होता है किससे शेषफल से। देखो कैसे, मैं अभी बताता हूं आपको, जैसे अपने पास में ये तो है भाजक और ये अपने पास में है शेषफल, इन दोनों की अगर बात करें तो अपने को पता है कि ये जो अपने पास में भाजक है ये बड़ा है किससे शेषफल से, पहली बात तो ये। दूसरी बात अपन क्या कह सकते हैं, शेषफल, शेषफल बड़ा किससे हो सकता है, शेषफल बड़ा किससे हो सकता है, शेषफल बड़ा हो सकता है या तो 0 से, और या क्या हो सकता है 0 के बराबर, यही कंडीशन हो सकती है। और अपन क्या कह सकते हैं कि जो अपने पास में ये भाजक है ये हमेशा बड़ा होता है शेषफल से, और शेषफल के बारे में अपन क्या कह सकते हैं कि शेषफल 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के क्या हो सकता है बराबर हो सकता है। इस बात को आपको क्या रखना है ध्यान रखना है, इस बात की आपको रखनी है ध्यान। उसके बाद में अगर आगे बात करें, उसके बाद में आगे बात करें, यहां से एक बनता है सूत्र अपने पास में, यहां से क्या बनता है एक सूत्र, कौन सा कि जो भाज्य बराबर में होता है, भाज्य बराबर में, भाज्य बराबर में होता है भाजक, भाजक गुना भागफल, और प्लस में होता है शेषफल, प्लस में क्या होता है शेषफल। अगर जो इसको शॉर्टकट में लिखे तो भाज्य को लिखते हैं ए से, भाजक को लिखते हैं बी से, भागफल को लिखते हैं क्यू से, और शेषफल को लिखते हैं आर से। अब अगर जे यहां से बात करें तो ये सूत्र होता है एकदम इक्वल होता है, बराबर होता है, तो यहां से अपन उसको प्रूव करते हैं, प्रूव करते हैं तो अपने पास में a कितना है, a अपने पास में है 19, भाई a मतलब भाज्य, भाज्य कितना है अपने पास में 19, उसके बाद में भाजक कितना है, भाजक अपने पास में कितना है 3, भागफल कितना है अपने पास में 6, और प्लस में शेषफल कितने अपने पास में, शेषफल यानी कि r कितना है 1। अब देखो यहाँ पे 19 बराबर में 6 3 18, प्लस में कितना है 1, और यहाँ पे क्या है 19 बराबर में 18, और 1 कितना हो गया 18 और 1 हो गया 19। तो देखो 19 बराबर में क्या हो गया 19। तो इस सूत्र को आपको क्या रखना है ध्यान रखना है कि a बराबर में क्या होता है, a बराबर में b गुना q प्लस में r। इस सूत्र को आपको क्या रखना है ध्यान रखना, और ये सूत्र आपके ध्यान में हो गया, याद हो गया, इसका मतलब 1.1 प्रश्नावली पूरी तरीके से क्या होगी कंप्लीट हो गई। ये होती है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब नंबर 2 की बात करें जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसे कहते हैं, यूक्लिड विभाजन के जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो चरण है, ये तो हमने स्टेप किया ना, 1 नंबर स्टेप ये हो गया, उसके बाद में 2 नंबर चरण, उसके बाद में 3 नंबर चरण, उसके बाद में 4 नंबर चरण। जो ये चरण करते हैं ना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के चरणों को क्या कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। ये था आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन। उदाहरण नंबर 1 करवा रहा हूं, तो उदाहरण नंबर 1 में प्रश्न में क्या दिया गया है कि 4052 और 12576 का अक्षेप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको निकालने का आसान तरीका, सबसे सरल तरीका क्या होता है ध्यान से देखना है। सबसे पहले अपने पास जो संकेत दी गई उसको लिखो, एक तो दी गई 4052 और एक अपने पास में है 12576। इन दोनों में अपने को क्या निकालना है अक्षेप निकालना है। तो अक्षेप निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले 4052
और 12,576 में बड़ी संख्या कौन सी है। अब अपने को पता है अपने पास में दो निशान होते हैं, एक तो ये इस तरफ वाला और एक ये इस प्रकार वाला। इसको बोलते हैं, एक तो एक को तो बोलते हैं लेस देन और एक को बोलते हैं ग्रेटर देन। लेकिन अपने शॉर्टकट में क्या कहते हैं कि इसका मुंह जिस तरफ खुला हुआ है संख्या क्या होती है बड़ी। तो ये संख्या बड़ी है तो इसका मुंह इस तरफ खोल देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो बड़ी संख्या है उसके अंदर छोटी संख्या क्या देना है, भाग देना है। तो अपने पास में बड़ी संख्या कौन सी है, अपने पास में बड़ी संख्या है 12,576। इसके अंदर किसका भाग देना है, 4,052 का क्या देना है, भाग देना है। अब देखो यहां से स्टार्ट करो। अब किस विधि से करना है अपने को, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके करना है। दो बात आपको यहां पे लिखनी पड़ेगी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हमने सूत्र भी डिस्कस किया था, आपको याद होगा पिछली क्लास में कि a बराबर में b गुणा q प्लस में r। a का मतलब हो गया भाज्य, b का मतलब a का मतलब हो गया भाज्य, b का मतलब भाजक, q का मतलब भागफल और r का मतलब है शेषफल। तो यहां से करते हैं। अब देखो, अब आपको ध्यान क्या रखना है कि ये अपने पास में क्या है a और ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में हो गया b और ये अपने पास में क्या हो गया a। अब देखो आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले भाग तो आप सभी को आता ही होगा, कैसे देंगे कि इस 4,052 का 12,576 को इतनी बार बोलो 4,052 को, या तो 12,576 आ जाए या इससे क्या आ जाए कम। तो अपन कितनी बार बोलते हैं, 3 बार बोलते हैं। कितनी बार बोलते हैं, 3 बार। देखो 4,052 को 3 से गुणा करो कितने आते हैं, 3 दूनी 6, 5 3 15, आंसर लागी 1, 1 का 1 और यहाँ पे हो जाएगी 4 3 12, यानी 12,156। 4 बार बोलेंगे तो इससे ज्यादा बार चले जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 3 और यहाँ पे लिखेंगे 12,156। अब कर लो माइनस, कितने बचे, तो 6 में से 6 गया 0, 5 7 में से 5 गए कितने बचेंगे 2। उसके बाद में 5 में से a गया कितने बचेंगे 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0। इस बात को अपन कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो कैसे लिखोगे, a अपने पास में कितना है, ये रहा a कितना है 12,576 बराबर में b कितना अपने पास में b अपने पास में होता है भाजक कितना है 4,052 और गुणा में q यानी होता है भागफल कितना है 3 और प्लस में शेषफल कितना हो गया 420। अब अपने को पता है कि इसको इससे गुणा करेंगे और बाद में ये चीज जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर आएगा। ये हमने क्या किया था पिछले वीडियो में सिद्ध किया था। अब मेन चीज आपको आगे ध्यान रखनी है। अब ये जो अपने पास में शेषफल है ना, इसको अब बनाना है अपने को भाजक। क्या बनाना है, भाजक। और जो अपने पास में भाजक था उसको अपने को बनाना है भाज्य, यानी 4,052 क्या बनाएंगे भाज्य। अब वापिस से आपको क्या देना है, भाग देना है। इस प्रकार अपना HCF निकालेंगे। क्या काम किया मैंने कि इस जो शेषफल था ये सा शेषफल, अब इस शेषफल को अपन क्या बनाएंगे, इस शेषफल को अपन बनाएंगे भाजक और जो अपने पास में भाजक था उसको अपन क्या बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे। वापिस सेम टू सेम काम करना है। अब 420 को इतनी बार बोलो, या तो वो 4,000 क्या आ जाए 52 आ जाए या इससे क्या आ जाए कम आ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं 420 को कितनी बार बोलते हैं 9 बार बोलते हैं। देखो 0 से 9 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 ने 2 ने 18 80 की लागी 1 और 9 चौक कितनी हो गई 36, 36 और 1 कितनी हो गई 37। तो कितनी हो गई 3780 और 10 बार बोलेंगे तो 42 हो रहा है, इससे ज्यादा जा रहा है तो अपन कितनी बार बोलेंगे इसको 9 बार बोलेंगे तो कितनी हो जाएगी 3780। अब इसको क्या कर लो माइनस कर लो तो पीछे कितने बचेंगे भाई, ये 2 सीधा आ गया। अब इससे एक ले ले तो यहाँ पे कितने हो गए 15, 15 में से 8 गए, पीछे कितने बचेंगे 7। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास में कितने हो गए थे भाई, इससे हमने इससे लिया तो यहाँ पे कितने हो गए 10, 10 तो इसको दे दे तो 8 पीछे कितने रह गए 9, 9 में से 7 गए पीछे कितने बचेंगे 2 और 8 यहाँ पे 4 थे इसको दे दे, यहाँ पे 3 में से 3 गए पीछे कितने बचेंगे 0। और इस बात को वापस यहाँ पे लिखने। इस बार अपने पास में a, इस बार अपने पास में a कौन है, तो इस बार अपने पास में a हो गया ये 4,052 भाज्य, भाज्य हो गया। इस बार अपने पास में 4,052 और उसके बाद में b यानी भाजक अपने पास में क्या है 420 और गुणा में
भागफल यानी कितना है 9 और प्लस में शेषफल कितना है 272 और अपने को पता है कि इसको इससे गुणा करेंगे बाद में ये जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा। सेम टू सेम काम करना है। तो पीछे क्या था कि शेषफल को क्या बनाएंगे भाजक, शेषफल को क्या बनाना है भाजक, और भाज्य किसको बनाना है जो पहले पहले वाला भाजक यानी 420 को क्या बनाएंगे भाज्य बनाएंगे। अब 272 को इतनी बार बोलो कि या तो वो 420 आ जाए या इससे क्या आ जाए कम, तो 2 बार बोलेंगे तो ज्यादा बार जा रहा है तो अपन कितनी बार बोलेंगे 1 बार, तो यहाँ पे लिख देंगे 272। अब पीछे कितने बचे अपने पास में, पीछे 10 में से 2 गया, पीछे कितने बचे 8, यहाँ पे कितने जाएंगे इसको 1 दे तो 1 बचा। अब इससे हमने 1 ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गए 11 और यहाँ पे नीचे कितने बचे 7, 11 में से 7 के पीछे कितने बचे 4। अब यहाँ पे कितने रह गए 3, 3 में से 2 के पीछे कितना बचेगा 1, यानी कितने हो गए 148। अब इसको कहां पे लिखना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो अपने पास में भाज्य कौन है इस बार, भाज्य है 420। भाई भाज्य अंदर वाला होता है, भाजक कौन अपने पास में b कौन है, भाजक अपने पास में है 272 और गुणा में भागफल कौन है 1 और प्लस में शेषफल क्या है 148। अपने को पता है कि इसको इससे गुणा करेंगे वापस जोड़ेंगे तो सेम टू सेम आएगा। अब देखो आगे सेम टू सेम वही काम करना है कि जो शेषफल है, शेषफल को इस बार शेषफल को क्या बनाते हैं अपने भाजक, और भाजक को क्या बनाते हैं भाज्य 272। अब अपने पता है कि 148 को 2 बार बोलेंगे तो 272 से ज्यादा होता है तो अपन कितनी बार बोलेंगे 1 बार ही बोलेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 148। अब इसको यहाँ से क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, तो भाई माइनस कर लो, 12 में से 8 गए पीछे कितने बचेंगे 4, यहाँ पे 6 बचे, 6 में से 4 गए पीछे कितने बचेंगे 2, और यहाँ पे अपने पास में 1, 2 में से 1 गया पीछे कितने बचेगा, पीछे बचेगा 1, तो कितने हो गए 124। और इस बात को अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या बात लिखेंगे तो अपने पास में भाज्य कौन हो गया भाज्य अपने पास में है 272, उसके बाद में भाजक क्या है 148 और भागफल अपने पास में क्या है 1 और शेषफल अपने पास में कितने हैं 124। ठीक है, इस प्रकार अपने को काम करते जाना है। अब सेम टू सेम काम करना है। शेषफल को क्या रखना है, शेषफल को रखना है आपको भाजक, शेषफल को क्या बनाना है भाजक, और पहले वाला भाजक है इसको अपन क्या बनाएंगे भाज्य बनाएंगे। अब अपने पता है कि 124 को 2 बार बोलेंगे तो इसे ज्यादा बार देगा तो कितनी बार बोलेंगे हम 1 बार ही बोलेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 124। अब देखो पीछे कितने बच रहे हैं 8 में से 4 के कितने बचे 4, और उसके बाद में 4 में से 2 के कितने बचेंगे 2 और 1 में से गया 0। अब इस बात को अपन कहां लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, तो अपने पास में भाज्य कौन है 148, भाजक कौन है 124 और भागफल कौन है 1 और शेषफल अपने पास में कितना है 24। सेम टू सेम काम करना आगे कि शेषफल को क्या बनाना है, शेषफल को बनाना है भाजक, क्या बनाना है भाजक, और भाजक को क्या बनाना है भाज्य 124। अब 24 का पाड़ा 5 बार बोल दे तो कितना होता है 120 होता है, कितना होता है 120, और ज्यादा बार बोलेंगे तो 124 से ज्यादा जा रहा है तो कितनी बार बोलेंगे 5 बार बोलेंगे। तो पीछे कितना बचा अपने पास में, पीछे बचेंगे 4, और इस बात को अपन कहां लिखेंगे यहाँ पे कि अपने पास में भाज्य कौन है 124 और भाजक कितना है 24, भागफल कितना है 5 और शेषफल कितने हैं, शेषफल अपने पास में कितने हैं भाई, शेषफल है अपने पास में 4। अब आगे सेम टू सेम इससे जो ये होता है अपने पास में शेषफल, इसको तो क्या बनाते हैं अपन शेषफल को बनाते हैं भाजक, और भाजक को क्या बनाते हैं भाज्य, और छज्जों का कितनी होगी 24, छज्जों का कितनी हो गई 24। तब तक इसकी गेल नहीं छोड़नी है, तब तक इसको बंद नहीं करना है, तब तक शेषफल में क्या ना आ जाए 0 ना आ जाए। तो ये बात यहाँ पे लिख दो कि भाई अपने पास में भाज्य कौन है 24 और उसके बाद में भाजक कौन है 4, भागफल कितना है 6 और शेषफल कितना आ गया 0। और ये आने के बाद में आप बता सकते हो कि अपने पास में जो HCF है, जो अपने पास में HCF है किसका HCF 4052 और 12576 का, वो अपने पास में कितना हो गया, जिससे आप लास्ट बार भाग देते। तो लास्ट बार हमने किससे भाग दिया 4 से, तो अपने पास में HCF कितना हो गया 4 हो गया है। ठीक है, तो ये आपका उदाहरण नंबर 1 है। इस प्रकार से आपको करना है। अब करते हैं उदाहरण नंबर 2।
उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 में क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। और पूर्णांक आपको पता है कौन से होते हैं, जिसमें प्लस वाली संख्या होती है, माइनस वाली होती है, साथ में क्या होती है, जीरो, उसको अपन क्या बोलते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब यहाँ पे इसको करने से पहले अपने को थोड़ा सा समझ के काम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें अपने को मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे कि मानेंगे कि कोई धनात्मक पूर्णांक को क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूं। अब अपने को पता है कि ये अपने पास में होता है भाग का निशान, ये होता है भाज्य, ये क्या होता है, भाज्य, ये अपने पास में होता है भाजक, ठीक है। और ये ऊपर वाला होता है भागफल, और जो नीचे बच जाता है ये अपने पास में क्या होता है, शेषफल, ठीक है। इसको अपन लिखते हैं b से, इसको लिखते हैं a से, इसको लिखते हैं q से, और इसको लिखते हैं r से। अब देखो आप यहाँ पे हमने इसको माना क्यों है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब अपने पास में एक सूत्र भी होता है, अगर आपको ध्यान दो, क्या होता है कि a बराबर में क्या होता है, b गुणा q, और प्लस में क्या होता है r। ये बात भी आपको बताई थी कि a बराबर में b गुणा q, प्लस में क्या होता है r। अब हमने जो ये बातें दी थी इन सबको हमने किसके बराबर मान लिया, a के बराबर। किसके बराबर मान लिया, a के बराबर। और एक्चुअल में सूत्र में भी ये क्या होती है, a के बराबर होती है। इसलिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे माना कि धनात्मक पूर्णांक हमने क्या मान लिया, a। अब एक बात बताओ आप सारे, अब यहाँ पे आप a बराबर में हमने इसको मान लिया, किसको मान लिया, 2q को, ये रहा अपने पास में 2q, इसको हमने किसके बराबर मान लिया, a के बराबर। और प्लस में क्या होता है, शेषफल, वो अपने पास में क्या दे रखा है, r। तो ये तो a हो गया, ये q अपने जैसे जैसे, ये r। अब b की जगह अपने पास में कौन आ रहा है, b की जगह अपने पास में आ रहा है 2, यानी b बराबर अपने पास में क्या हो जाएगा, 2। क्या हो गया, 2। अब एक चीज आप नोटिस करो कि अपने पास में a क्या है, a अपने पास में a ही है, भाज्य क्या है, a, भाजक क्या है, 2, और भागफल तो क्या आएगा, q। अब शेषफल बताओ क्या आ सकता है भाई, कोई संख्या में 2 का भाग दे रहे हैं, कोई संख्या में किसका भाग दे रहे हैं, 2 का भाग दे रहे हैं, तो क्या आ सकती है, या तो 0 हो सकता है, या क्या हो सकता है, 1 आ सकता है शेषफल, या क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, क्योंकि हमने अभी भी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि क्या डिस्कस किया था कि एक तो अपने पास में होता है शेषफल और एक अपने पास में होता है भाजक। इन दोनों में क्या कंडीशन होती है, अपने को पता है कि जो ये भाजक होता है, ये भाजक ये शेषफल से क्या होता है, बड़ा होता है। शेषफल की क्या कंडीशन हो सकती है कि शेषफल बड़ा हो सकता है किससे, 0 से। 0 से क्या हो सकता है, ये बड़ा, या 0 के क्या हो सकता है, बराबर। इसी बात का हमने क्या किया, यहाँ पे प्रयोग किया है कि अब जो ये अपने पास में भाजक है और ये अपने पास में क्या है, शेषफल, तो इसका इसके अंदर भाग देंगे तो अपने को पता है कि या तो 0 आ सकता है, या क्या आ सकता है, 1। अब 2 कैसे आएगा, क्योंकि 2 आएगा तो वापस इसको छोटा कर सकते हैं ना, तो कंडीशन क्या आ सकती है, कंडीशन तो ये बनती है ना कि भाई अपने पास में शेषफल या तो 0 आ सकता है, या क्या आ सकता है, 1। यही दो कंडीशन बनती है। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि a संख्याओं के रूप, a संख्याओं के रूप में, कैसे, क्योंकि अपने पास में सूत्र होता है a बराबर में b गुणा q, और प्लस में क्या होता है, शेषफल r। तो वहां से अपने को हिट मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि a तो a है, उसके बाद में b की जगह कितने अपने पास में, 2। भाई b की जगह तो 2 ही आ रहे हैं ना, उसके बाद में q तो q ही है। अब शेषफल एक बार क्या आ रहा है, 0, एक बार तो क्या आ रहा है, 0। उसके बाद में a बराबर में 2q, प्लस में शेषफल चेंज हो रहा है ना, एक बार 0 आ गया, एक बार अपने पास में क्या आ गया, 1। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं कि भाई 0 है, अब 0 किसके साथ जोड़ दो तो क्या आएगा, सेम टू सेम ही तो आएगा। भाई 0 तो एक हवा है, हवा को जोड़ दो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो 0 को इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, सेम टू सेम हो जाएगा। तो a बराबर में अपने पास में क्या आ गया, 2q, और a बराबर में अपने पास में क्या आ गया, 2q प्लस में 1। अब एक तो अपने पास में ये आया और एक अपने पास में क्या आया, ये। अब आपको ध्यान समझना है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ये तो अपने पास में आया है, ये 2q। अब 2q सम है या विषम है, सम कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर 2 का भाग जाता है वो अपने पास में क्या होती है, सम संख्या, और जिसके अंदर 2 का भाग नहीं जाता वो अपने पास में क्या होती है,
विषम संख्या। तो ये दो अपने पास में सम संख्या है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग। ये अपने पास में विषम संख्या है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है, लेकिन इसके अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा। तो यहां से अपन कह सकते हैं ना प्रश्न को देख के कि 2 क्यू तो अपने पास में क्या है? धनात्मक सम पूर्णांक है, और 2 क्यू प्लस 1 अपने पास में क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। बस ये अपने पास में उत्तर, तो अपन कह देंगे कि हाँ, क्या कह देंगे कि हाँ 2 क्यू धनात्मक सम पूर्णांक है तथा 2q प्लस 1 विषम धनात्मक पूर्णांक है। जी आपका उदाहरण नंबर 2 है। अब अगर जो आपको समझ में नहीं है तो एक बार वापस इस वीडियो को देखिए दोबारा से ध्यान से, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। अब करते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में क्या कहा गया है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो पिछले उदाहरण 2 में भी हमने जो ऐसे प्रश्न आते हैं उनमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मानते हैं उसके हिसाब से जो दिया होता है, जो भी प्रश्न में दिया होता है उससे हिट मिलता है अपने को भाई किसके बराबर क्या मानना होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में भी अपने को मानना पड़ेगा। तो क्या मानेंगे? माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक को क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए। अब यहाँ पे मैं जो भी काम करूंगा वो रफ का काम करूंगा। ठीक है, ये वाला नहीं उतारना आपको, सिर्फ और सिर्फ यही उतारना है। तो हमने इस जो भी धनात्मक विषम पूर्णांक है इसको हमने क्या मान लिया? ए मान लिया। तो ए हमने किसको माना है? 4q प्लस में a, इसको हमने ए मान लिया। अब अपने एक सूत्र सिद्ध किया था, आपको याद होगा कि a बराबर में b गुना q प्लस में क्या होता है? r। ये हमने सूत्र किया था। अब आपको पता है कि a की जगह तो a है, r की जगह भी 1 है, q अपनी जगह है। अब b की जगह कौन आ रहा है? 4, यानी b बराबर अपने क्या मानेंगे? 4 मानेंगे। b बराबर में कितना हो जाएगा? 4। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूं थोड़ी सी, क्या बात करूं, मैं आपको बताऊं कि अंदर होता है a भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, और जो नीचे बच जाता है ये क्या होता है? शेषफल। अब आप मेरे पास b बराबर हमने क्या माना है? 4। तो b की जगह 4 है तो शेषफल क्या आ सकता है? b की जगह 4 तो शेषफल क्या आ सकता है? तो शेषफल आ सकता है या तो आ सकता है 0, या क्या आ सकता है? 1, या आ सकता है 2, या आ सकता है 3, या आ सकता है 4। बताओ 4 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर 4 आएगा तो वापस 4 का भाग देकर इसको क्या कर लेंगे? छोटा। तो अपने को एक बात भी पता है कि जो भी शेषफल होता है, शेषफल और भाजक में क्या संबंध होता है? अपने पता है कि जो ये भाजक होता है ये हमेशा शेषफल से क्या होता है? बड़ा, और शेषफल हमेशा छोटा होता है। शेषफल या तो 0 से बड़ा हो सकता है या 0 क्या हो सकता है? बराबर। यही कंडीशन हमने बताई थी आपको। इसका मतलब है कि शेषफल बड़ा है, और इस एक ऐसी लाइन का मतलब है कि 0 क्या हो सकता है? शेषफल बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा छोटा होता है भाजक से, और भाजक क्या होता है? शेषफल से हमेशा बड़ा होता है। अब यहां से अपन क्या कह सकते हैं? ए संख्याओं के रूप में, ए संख्याओं के रूप में, ए संख्याओं के रूप क्या हो सकता है? या तो a बराबर में, अपने पास सूत्र तो होता है भाई a बराबर में b गुना q प्लस में क्या होता है? r। अब एक बार तो a की जगह 1 रहेगा, a b बराबर में कितना है? 4, q की जगह q, ये शेषफल चेंज हो रहा है। शेषफल एक बार 0 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है, और एक बार क्या आ रहा है? 3। तो इस सूत्र में 3 बार अपने को ये लगाना पड़ेगा, 4 बार। ठीक है, तो यहाँ पे एक शेषफल की जगह क्या हो जाएगा? एक बार 0। उसके बाद में a बराबर में क्या हो रहा है? उसके बाद में a बराबर में 4q प्लस में शेषफल की जगह क्या हो जाएगा? 1। उसके बाद में a बराबर में 4q प्लस में 2, क्योंकि शेषफल तो चेंज हो रहा है, बाकी तो सेम टू सेम है। उसके बाद में a बराबर में 4q प्लस में 3। तो कितनी कंडीशनें बन गई? 1, 2, 3 और 4। अब इसमें अपने बताना है कि कौन सी सम है और कौन सी विषम है। तो ये बताओ, अब 0 लगाने का कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि हटा देते हैं। 0 क्या मतलब होता है? यहाँ से, तो 0 को हमने क्या करते हैं? यहाँ से हटा दिया। अब एक तो अपने पास में है 4q, एक तो अपने पास में क्या है?
4q, एक अपने पास में 4q प्लस में एक अपने पास में आ गया 4q प्लस में 2 और एक अपने पास में आ गया 4q प्लस में 3। अब आपको पता है कि एक होती है सम संख्या, एक होती है सम संख्या और एक होती है विषम संख्या। कौन सी होती है? विषम संख्या। अब सम संख्या कौन सी होती है? जो संख्या 2 से विभाजित होती है वो कौन सी होती है? सम संख्या। जैसे कि 2 4 6 8 10 ये तो सारी संख्या होती है, ये अपने पास में कौन सी होती है? सम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती है? वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये तो संख्या होती है, ये कौन सी होती है? विषम। और ये कौन सी होती है? सम। यानी आपको जानना होता है जिसमें 2 का भाग जाता है वो तो सम संख्या होती है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो कौन सी होती है? विषम संख्या होती है। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि ये अपने पास में कौन सी है? सम। ये कौन सी है? सम। ये कौन सी है? विषम। ये कौन सी है? सम। ये कौन सी है? विषम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसका भाग जा रहा है? 2 का। इसके अंदर किसका भाग नहीं जा रहा? 2, क्योंकि इसके अंदर तो जा रहा है लेकिन एक के अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा। अब इन दोनों के अंदर भी 2 का भाग जा रहा है, यहां से भी 2 कॉमन निकल रहा है, यहां से भी क्या निकल रहा है? 2 कॉमन निकल रहे हैं। इन दोनों के अंदर 2 का भाग जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी अपने पास में? सम हो जाएगी। इसकी बात करें तो इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है लेकिन इसके अंदर किसका भाग नहीं जा रहा? 2 का भाग नहीं जा रहा, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि 4q और 4q प्लस में 2, एक तो ये संख्या, ये संख्या अपने पास में क्या हो जाएगी? सम धनात्मक पूर्णांक है। क्योंकि कारण भी देना है, क्योंकि 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है? विभाज्य है। और यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि 4q प्लस में 1 और 4q प्लस में 3 विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्योंकि 2 से विभाज्य नहीं है। और अपने को यही बात सिद्ध करनी थी कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 किस रूप की होती है? धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं। और ये हमने बात यहाँ पे क्या करके सिद्ध करके बता दी कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप की होती है। ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 3। अब करेंगे उदाहरण नंबर 4। करते हैं उदाहरण नंबर 4। अब देखो उदाहरण नंबर 4 में क्या कहा गया है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। अब देखो भाई, काजू की बर्फियां एक तो और एक इसकी है बादाम की बर्फियां। वह इनकी डेयरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा यह डेयरियां बर्फी के परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बर्फी क्या होती है। अब आपने देखा होगा कि 4 टूटी से बनी एक मिठाई होती है, जैसे इसको चक्की भी बोलते हैं, ठीक है, 4 टूटी बनी होती है। अब ये मिठाई वाला प्रश्न है तो ये तो भैया आपको समझ में आना चाहिए। तो जो इसमें अपने को क्या है कि एक परात है, उस परात में अपने को क्या करना है? 420 तो काजू से बनी बर्फियां हैं और 130 बादाम वाली बर्फियां हैं। उनको इस प्रकार रखना है कि उस परात में न्यूनतम स्थान करे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि न्यूनतम स्थान के लिए बोले तो हमेशा क्या निकालना होता है? अक्षेप निकालना होता है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे 420 और 130 का क्या निकालेंगे? अक्षेप निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि अक्षेप निकालने के लिए 420 और 130 में बड़ा कौन है? 420, तो ये लग जाएगा इस प्रकार वाला निशान। और यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? अब किस विधि से करेंगे इसको? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दवर। तो अपने पास में सूत्र क्या होता है? A बराबर में B गुना Q प्लस में R। अब इसकी जगह अपने को ये मान रखने पड़ेंगे। और ये मान कैसे रखेंगे
किस बड़ी संख्या में किसका भाग देंगे, छोटी संख्या का। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 420, इसमें किसका भाग देंगे, 130 का। तो कितनी बार बोलेंगे, 3 बार, क्योंकि 4 बार बोलेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से बोलेंगे 3 बार। 3 बार बोलने पर कितने आ रहे हैं, 3 बार बोलते तो आते हैं 390। कितने आते हैं, 390। 4 बार बोलेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो अपन बोलेंगे 3 बार, ठीक है। और 3 बार बोलने पर अपने पास में पीछे कितने बचते हैं, 0 का 0, यहाँ पे 2 है, 1 से ले लिया 12, 12 में से 9 गए, पीछे कितने बचेंगे अपने पास में, 12 में से 9 जाने के बाद में पीछे बचेंगे 3, यहाँ पे 3 बचे, 3 में से 3 गए, पीछे कितना बचा, 0। तो अपने पास में कितने हो गए, 30। अब उसके बाद मैंने क्या कहा कि जो भी यहाँ पे आता है उसको यहाँ पे उतारना होता है। अब अपने पास में ए यानी भाज्य कितना है अपने पास में, 420, और भाज्य कितना है, 130। भागफल कितना है, 3, और प्लस में शेषफल कितना है अपने पास में, 30। अब इसको इससे गुणा करेंगे, ये जोड़ेंगे तो एकदम सेम टू सेम 420 से आ जाएगा। अब जो अपने पास में 30 है, जो अपने पास में शेषफल है, इसको तो अपन बनाएंगे भाजक, और भाज्य क्या बनेगा, पहले वाला भाजक। अब 30 को इतनी बार बोलो कि या तो 130 है या इससे क्या आ जाएगा कम, यानी कितनी बार बोलेंगे, 4 बार। 4 बार बोलो तो कितना आएगा, 120, और पीछे कितने बचेंगे, 130 में से 120 के पीछे कितने बचेंगे, 10। और जो भी आता है उसको यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे कि 130 अपने पास में क्या हो गया, भाज्य। भाज्य कितना है, 30, और भागफल कितना है, 4, और शेषफल कितना आया है, 10। उसके बाद में आगे काम करना है कि 10 को अपन क्या बनेंगे, जो शेषफल है इसको तो अपन क्या करेंगे, भाजक बनाएंगे, और जो भाजक है इसको अपन क्या बनाएंगे, भाज्य। अब कितनी बार जा रहा है, 3 बार, क्योंकि 10 का बड़ा 3 बार बोलने पर कितने आते हैं, 30। और इस बात को अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, और 30 में से 30 गए, पीछे कितने बचे, 0। और यहाँ पे अब इस बार अपने पास में भाज्य क्या था, 30, भाज्य कितना था, 10, भागफल कितना था, 3, और शेषफल कितना आ गया, 0। और 0 आते ही अपना क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, उत्तर निकल जाएगा। तो HCF 420 और 130 का कितना हो गया, HCF 420 और 130 का कितना हो गया, लास्ट बार जिससे भाग देते हैं, यानी क्या हो गया, 10। तो कितनी डेरिया बनानी पड़ेगी उसको, कम से कम 10 डेरिया क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। ये अपना हो गया कंप्लीट प्रश्न उदाहरण। अब करेंगे अगली वीडियो में 1.1 के जितने भी प्रश्न है उस वीडियो में अगले में हल करेंगे। धन्यवाद।